अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। 48 घंटे से भी कम वक्त में, बल्कि टू बी प्रिसाइज 36 घंटों में महज 2 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उनमें से एक वो जज हैं जो आइंदा के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकते थे अगर वो अक्टूबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते। लेकिन बैक टू बैक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े के बाद आज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा, और दोनों इस्तीफ़े बगैर किसी वजह के ऐवान सदर तक पहुँचे। ये इस्तीफ़े क्यों आ रहे हैं और क्या आइंदा आने वाले दिनों में भी मामलात इस्तीफ़ों के ज़रिए हल होंगे, और क्या इस्तीफ़े मामलात को हल भी कर सकते हैं? क्या ये जो सारी सूरत हाल है इसके ज़रिए मामलात संभाले जा रहे हैं या फिर एक नए बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं? क्या पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने की वजह से कहीं आज हम कोई और गलती तो नहीं कर रहे? और अगर एक माइंडसेट रिप्लेस हो रहा है तो ये नया माइंडसेट जो टेक ओवर करेगा, ये नया माइंडसेट कितनी देर तक रहेगा, कितना बेहतर हो सकता है और कितना ख़तरनाक हो सकता है? इस किस्म के बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। यकीनी तौर पर मामला क्योंकि अदालतों में ही है, जैसे कि बल्ले के निशान का मामला पेशावर हाई कोर्ट से मामला हल हो जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आ चुका है। कल के रोज़ एक 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस मामले को सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दें, यह खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। अब बल्ला खिलाड़ियों के पास रहता है या नहीं रहता, या बल्ला खिलाड़ियों से छीन लिया जाता है, और अगर खिलाड़ी बगैर बल्ले के मैदान में उतरते हैं तो खिलाड़ियों की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि मुखालिफ ने पैड्स कर लिए हैं और वो तैयार है, लेकिन बल्ले के बगैर खिलाड़ियों का स्टेटस बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मामलात डिस्कस कर लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ हैं, जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे कुछ देर बाद मुजम्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त आपने हमारे लिए निकाला। मीर साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन है कि उस बॉडी की तरफ जिसकी तरफ मैं अपने तमाम मसाइल का हल ढूंढने के लिए देखता हूँ, ख्वाह वो माशरती मसाइल हों, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जाके दरवाज़ा खटखटा दिया जाता है। बिजली के बिलों में इजाफ़ा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, फ़लाँ जमात को इंतखाबी निशान का मसला हो, आइन की किसी शिक की तशरीह हो। उस बॉडी के अंदर इतने सारे मसाइल थे और मैं और आप बेखबर थे, या हमें यह तासुर दिया गया कि सब कुछ ठीक हो गया था? पब्लिक समातों के ज़रिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हो जाने के बाद कमेटी के ज़रिए मामला चलाए जा रहे थे, क्या वो सब गलत था? हमारे अंदाजे दुरुस्त साबित ना हुए? पीजे मीर साहब। मीर साहब, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही। अब ये लेकिन टूट रही। आई कुडंट हियर एनीथिंग। अच्छा, आप अगर मुझे सही से सुन पा रहे हैं तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि बैक टू बैक 2 चली गई। फिर चली गई। चले हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जमील अहमद खान साहब, यही सवाल आपकी तरफ लेकर आते हैं। मामलात फिर जिस तरह से देखे जा रहे थे, दिखाए जा रहे थे, उस तरह से थे नहीं, और ये कितना खतरनाक है अगर मामलात हैं इस तरह के जिस तरह अब अनफोल्ड हो रहे हैं। जैसे कि कोई और गुमागुम सिचुएशन नहीं थी, अब एक और उसमें गुमागुम सिचुएशन शामिल हो गई है। जाहिर है कोई ये खुशाइन बात तो नहीं है। जाहिर है कि जो पहले से एक बिगड़ती, एक गिरती सूरत हाल है, मैं इलेक्शन के हवाले से इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं मईशत के हवाले से इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं सियासत के हवाले से इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जो केसेस हमारे पेंडिंग पड़े हैं, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जो लोग दादरसी के लिए दरवाज़ा खटखटा रहे हैं इन बड़ी अदालतों का। इन सारों की इस गुमागुम सिचुएशन में जाहिर है आस जो है वो कम हो जाएगी, आस टूटी जाएगी, जो कि किसी भी गवर्नेंस सिस्टम के लिए, किसी भी मुमलकत के लिए कोई खुशाइन बात नहीं है। लिहाजा ये तो बात तय है कि ये जो इस वक्त यके बाद दीगरे 36 घंटों में, 48 घंटे से कम में अगर 2 एपेक्स कोर्ट के जजेस रिजाइन दे जाएं और एक पहले से वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी क्रिएट हो जाएं विद सो मच ऑफ पेंडेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट एंड विद जो जितनी शदो मत से केसेस आ रहे हैं और जितनी अहमियत के केसेस आ रहे हैं। कल ही देख लें, कल जो बल्ले के निशान के सिलसिले में ईसी गई हुई है, इलेक्शन कमीशन गया हुआ है हमारा सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटीशन मंजूर भी हो। इस किस्म के कई और बड़ी ही अहमियत और कलीदी किस्म के केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। और जब लोगों का देखें कि वो देखें कि शायद कोई इंटरनल मामला, कोई इंटरनल दरारें पड़ गई हैं, या इसमें कोई जो है कॉन्फिडेंस का फुकदान आ गया है, या दिल बर्दाश्ता हो गए हैं हमारे ये दोनों फाजिल जज, या किसी प्रेशर में आ गए हैं, कुछ तो बात है।
जिसकी वजह से ये रिजाइन दिए जा रहे हैं। बहरहाल ये इस वक्त इस इलेक्शन से चंद दिन पहले, 27-28 दिन पहले, कोई अच्छे शगुन की बात नहीं है। इसमें लोग इलेक्शन के हवाले से, लोग हमारे अपने जो एक स्टेट और है जिसमें एक कॉन्फिडेंस और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दस्तूर पर लोग भरोसा करते हैं, उस पे जाहिर है जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ये सारी चीजें मध्यम होना शुरू हो जाती हैं, ये सारी चीजें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और न सिर्फ ये तो मुल्की हालात के मैं जब ठीक है की सूरत हाल जमील साहब, हमारे पास कुछ कनेक्शन का भी इशू है, हम इसको रिजॉल्व भी करें। साथ साथ पीजे मीर साहब, कैन यू हेयर मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आई कैन। अच्छा मीर साहब, सूरत हाल ये है कि मुझे बताया गया कि बड़ी दरार है, बड़ा डिवाइड है, बड़ी तफरीक है, और उसमें मुख्तलिफ जो इजाफी नोट्स थे, मुख्तलिफ इख्तलाफी नोट्स थे, वो उसकी रिफ्लेक्शन थे। अब जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए और जो समात थी वो ओपन होने लगी, सारे जजेस को बिठा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फ़ैसला हुआ, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में डेफिनेटली एजाजुल एहसन साहब ख़ुद भी शामिल थे उस कमेटी में जो बेंचेस की तश्कील को देख रही थी। तो बज़ाहिर ये कि तासुर मिला कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में एक इस्तीफ़ा और दूसरा मतलब दिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ कि हमें एक और इस्तीफ़ा मिल गया? तो तस्वीर गलत थी, हमारे अंदाजे गलत थे, या अचानक कुछ बदला है? मीर साहब, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई मेरे भाई, बिल्कुल। आई कुडंट हियर यू। आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद द कनेक्शन। चलें, कनेक्शन का कोई इशू है, मैं कोशिश करता हूं कि ये रिजॉल्व हो जाए, लेकिन यकीनी तौर पर ये बड़ा हैरान कुन है, परेशान कुन है। मुजम्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुजम्मिल साहब, कैन यू हेयर मी? जी, आई कैन हेयर यू। अच्छा जी, मुजम्मिल साहब, ये जो इस्तीफ़े हैं एक के बाद एक, इनको आप कैसे देख रहे हैं? आपका क्या इस पर तबसरा और तज्ज़िया है? फिर मुख्तलिफ पहलुओं से आएंगे ना, आप इसको कैसे परसीव कर रहे हैं? क्योंकि एक मसला ये भी था कि दोनों इस्तीफ़े और इन इस्तीफ़ों के आने से पहले जो मामलात हैं या इल्ज़ामात हैं या ख़दशात हैं, सवालात हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जोड़कर लिंक करके फिर क्रिएट हुए हैं। देखिए बात यह है कि अभी ये जो दोनों मौजूद जजेस हजरात हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इनको तो जब से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं तो वो पीटीआई के केसेस में कोई आ ही नहीं रहे। तो एक सिर्फ इसमें ये होगा कि एक वैक्यूम हुआ है और सीनियर जजेस थे और नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस थे एजाजुल एहसन साहब, फिर मुज़ाहिर नकवी साहब भी सीनियर जजेस की लिस्ट में आते थे। तो एक मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशनल लॉस बहुत बड़ा है। एज फार एज पीटीआई कंसर्न, पीटीआई के लिए सारे जजेस बराबर हैं और पीटीआई की जो लीडरशिप है, जस्टिस बैरिस्टर गौहर साहब है, बैरिस्टर जफर साहब है, इन सब ने यही कहा है कि वी हैव अ फुल फेथ ऑन जुडिशियल सिस्टम, जजेस, और हमें इंसाफ मिलेगा। अभी आप देख लें कि ये जो हुआ सारा कुछ आरओज ने किया और उसके बाद हमें थोक के हिसाब से जो है तमाम हाई कोर्ट से जो है रिलीफ मिला, साइफर में भी मिला। अब ये अगले दो केसेस लगे हुए थे, एक कल लगा हुआ है इसी के पास, इसी वाला केस जो बल्ले के निशान वाला है, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाला है। तो उसमें भी जो ये दो मौजूद जजेस नहीं थे उसमें, और जितने भी पीटीआई के केसेस लग रहे हैं उसमें बेंच कदरे डिफरेंट था। एक बेंच बना था सरदार तारिक मसूद वाला और एक और साथ जज थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, साइफर का, उसमें भी हमारे लिए एक फेवरेबल आया था। तो फॉर अस आई थिंक वी हम अनलाइक पीएमएलएन, हम जो है वी डोंट थिंक कि हम जो है किसी पे जो है खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के मतलब हमें जाने का इनका भी अफसोस होगा, क्योंकि दे हैव बीन वेरी सीनियर, और जो है हमें दूसरे इनके जाने से अगर हम ये कहें कि वी आर एट लॉस, जैसे अभी एक पिक्चर बनाई जा रही है कि इनके जाने से नवाज शरीफ स्ट्रांग हो जाएंगे, ये एंटी नवाज शरीफ थे, तो ये स्टेटमेंट्स जो है आई थिंक ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल करने वाली है अदलिया को, और मैं नहीं समझता कि वी लाइक टू मेक एनीवन कंट्रोवर्शियल। ठीक है, कंट्रोवर्सी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। मीर साहब, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मीर साहब नहीं सुन पा रहे। जमील अहमद खान साहब, ये कंट्रोवर्सीज का क्रिएट हो जाना बैक टू बैक, और फिर जैसे कि मैंने सवाल में भी मुजम्मिल भाई से पूछा कि कुछ लोगों को किसी के साथ जोड़ के मामलात को नथी करके और फिर इल्ज़ाम लगा देना, और फिर खैर वो इंक्वायरीज़ की तरफ दूसरी तरह से मामला चले गए। एक मेरा कंसर्न है एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से कि एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिसे लोगों ने कहा कि एक माइंडसेट है। अब वो माइंडसेट एलिमिनेट हो रहा है या लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं या जा रहे हैं, जो भी है, जिस तरह भी इसको परसीव किया जाए, तो वो खला है तो उसको डेफिनेटली कोई और माइंडसेट तो पूरा करेगा ना। ऐसे तो नहीं होगा कि वो एक वैक्यूम ही रहेगा। माइंडसेट तो कोई और आ रहा है या होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक बार फिर बसद एहतराम हमारी अदलिया से। जमील अहमद खान साहब, आपका माइक म्यूट है, गालिबन उसको अनम्यूट कर लें प्लीज़। मैं कह रहा हूँ अगर आप मुजम्मिल साहब यही सवाल आपसे माइंडसेट का डेफिनेटली कोई वैक्यूम तो नहीं आ जाएगा ना? देखिए, वैक्यूम की तो बात डेफिनेटली, एक जज अभी ऑलरेडी कम थे और 2 जजेस ये आ गए कि जो है हाई कोर्ट से ही आएंगे। एक क्राइटेरिया बना हुआ था कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस आएंगे, तो अब कौन से आते हैं? अभी लास्ट तो हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस मुसर्रत हलाली आई पेशावर हाई कोर्ट से। तो आई एम श्योर कि अब इस गैप को फिलअप करना है। जुडिशियल कमीशन जो है वो भी पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, और द पॉइंट इज के ये सवाल उठेंगे कि व्हाट आर रीजंस। एक तो रीजन सारे मुजाहिर नकवी साहब का तो ऑब्वियस सारे कह रहे हैं कि उनका जुडिशियल कमीशन में जो चल रहा था, जस्टिस जो है एजाजुल, ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक डिबेट बनेगी आगे जाके, और कुछ मीडिया में लोग कह रहे हैं कि वो जो है कंटिन्यूटी जो थी उसमें जो है उसकी वजह से जो है वो हैप्पी नहीं थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो रिजिग्नेशन मैंने पढ़ा है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि आई कैन नॉट कंटिन्यू इन करंट सर्कमस्टांसेस। तो वो करंट सर्कमस्टांसेस क्या थे, तो वो एक्सपेंड होंगी डिटेल्स आगे आने वाले दिनों में। तो बल्कि मैं तो तवज्जो से एक बात करूंगा कि ऑलरेडी इस मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। अब ये उस पे जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि और इस्तीफे आ रहे हैं और इस्तीफे आ रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें भाई। पाकिस्तान को जो है इंस्टीट्यूशनल सेंटिटी हमें वो जो है मेंटेन करनी है, और जो है ये जुडिशियल अगर किसी जजेस ने मैं समझता हूँ कि उनके इंटरनल मामला है, पिटीशंस को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाए। देख रहा हूँ कि मखसूस सियासी जमात वो कंटिन्यूसली पहले भी हमले कर रही थी इन जजेस पे, और आज अभी फिर वो कंट्रोवर्शियल कर रही है। तो हम जब कहते हैं, ये सियासतदान भी जब बार बार कहते हैं कि जी इनके इदारों के कामों में मुदाखलत ना करें, तो एक उनके इदारे तो लेट द इदारा और बार सेटल दिस इशू। पॉलिटिशियंस का काम नहीं है पार्टी बनना इसमें, और हम सबको होप करनी चाहिए कि ये पूरा जो बेंच है, पूरे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट्स का, ये पूरा हो 17 के 17 जजेस का, ताकि जो है इंसाफ जो है मिलता रहे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो चाहे और बड़े केसेस हो। तो ये तो अच्छी चीज नहीं है कि मतलब अब 3 जजेस कम हो गए हैं, वो अपॉइंट होंगे। ऑलरेडी जो है इतना बैकलॉग है, फिर केसेस की इतनी भरमार है, हमारे भी केसेस बहुत सारे हैं और भी चीजें। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अगर कोई इस पे खुश हो रहा है और कोई इसमें ढोल बजा रहा है, तो ये पाकिस्तान का इन जनरल लॉस है भाई। और आप जो है मतलब साइड लेके, और मैं अभी एक समझता हूँ कि हमारी सब तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप्स को ये एक लीड लेनी चाहिए और अपनी पार्टीज को मना करना चाहिए कि ये इन पे स्टेटमेंट्स ना दें। और जब वो खुद कहते हैं कि इदारे अपने अपने उसमें डोमेन में काम करें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वी आर इंटरफेयरिंग कि जी इसने इस्तीफा दिया, वो मना जा रही है, दुश्मनी है, मैं समझता हूँ। अच्छा जमील अहमद खान साहब, ये बड़ा एक अहम पहलू है, और मुजम्मिल साहब की आप गुफ्तगू सुने तो बड़ी हौसला अफजा है कि वो इसमें वो बात नहीं कर रहे जो एक्सपेक्ट की जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगी। तो ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस सारी सूरत हाल पे शुरू हो गई है, एक इस्तीफ़ा फिर दूसरा इस्तीफ़ा, और फिर लोग उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं और एहतसाब की माला भी अपने गले में डाल रहे हैं। ये कितना ख़तरनाक है इस सारी सिचुएशन में, सिनेरियो में? जमील अहमद खान साहब। जी, ये वतीरा ही गलत है। ये वतीरा ही बिल्कुल गलत है
कि अगर किसी तरीके से हम अपने इदारों को कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर दें। देखिए, जजेस का मामला, वकीलों का मामला, वकील आज एक के साथ है और कल दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से किसी और केस में अपीयर हो सकता है। जजेस ने हर किस्म के केसेस सुनने हैं। अगर माजी में कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह, उनको इसमें कोई उनकी आरा कोई और थी या उनको सजा मिल गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि देखिए लफ्जिशें हो सकती हैं, जजेस भी इंसान है, जजमेंट में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशंस होती हैं कि एक जज डिसेंडिंग नोट देता है, दूसरा जज उस पे अपने जजमेंट किसी और किस्म की देता है। तो ह्यूमन एरर को अपनी जगह पर, लेकिन उसको अगर हम पोलराइज करेंगे, पॉलिटिसाइज करेंगे, तो वो हम अपने मुल्क के साथ, अपने इदारों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, अस्करी इदारा हो या मदनी इदारा हो। मेरा ख्याल है कि जो भी पार्टीज ऐसा करती है, क्योंकि हमने इन तमाम इदारों को अपने खून से इसकी आबियारी की है, अपने टैक्स के पैसों से इसकी आबियारी की है, इनको पाला है, पोसा है, बढ़ाया है, तो इनको अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। अगर उसमें चंद लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी प्रोसीडिंग चल रही थी मज़ार हसन नकवी साहब के सिलसिले में जुडिशल काउंसिल में, तो उसको चलने दिया जाता, उसको फेस किया जाता, जिस तरह वो तो खैर फिर ये तो सवालात हैं कि क्यों इतना जल्दी, और फिर अपनी ही बॉडी पर अदम एतमाद का मामला भी बड़ा परेशान कौन है। मीर साहब, आई विश एंड आई होप कि आप मुझे अब सुन पा रहे होंगे। सुन रहा हूं सर, ये सारी डिबेट है, डेफिनेटली बैक टू बैक दो इस्तीफे आ गए। एक तो तस्वीर बड़ी अच्छी थी, मंजर बड़ा क्लियर था और सारी चीज़ें सेटल होती नज़र आ रही थी, फिर अचानक ये इतनी ख़राबी कैसे पैदा हो गई, ये दो, या ये अगर एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमास में माइंडसेट है तो ये कॉर्नर क्यों हो गया, और फिर इस पर जो पॉलिटिकल हैमरिंग हो रही है, जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, ये कितनी ख़तरनाक है। ज़रा इन सारी चीज़ों को करें, फिर हम अदलिया का दामन छोड़ के आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, ये वो वक्त आ गया, ये की कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। ये वो कहते हैं ना, केटल बॉयल हो रही थी, अब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है और हर एक को शौक है, जिस तरह भी मेरे भाई कह रहे थे, ये कि हम अपने इदारों का बेड़ा गर्क करें। कभी आप फौज को उड़ाते हैं, कभी जुडिशरी को उड़ाते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी को उड़ाते हैं, कभी अपने सिस्टम्स को उड़ाते हैं। ये हमारा एक नेशनल पास टाइम बन गया हुआ है। कोई जज अगर कोई डिसीजन आपके फेवर में ना दे तो वो खराब जज है, आपके फेवर में दे दे तो वो इससे अच्छा जज है कोई नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक लीडर तो मैं नहीं कहूंगा, अ प्लीडर फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, अब वो कहती हैं कि जी अब रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, अब इनका एहतसाब लिया जाएगा। और भाई, हु द हेल आर यू? हु आर यू? यू आर ओनली अ पॉलिटिकल वर्कर। लेट द इंस्टीट्यूशंस एंड द स्टेट डील विद इट। ये जो आप गले पड़ जाते हैं लोगों के और आप समझते हैं यू आर अबव द लॉ एंड यू कैन कम आउट विद व्हाटएवर वर्बल डायरिया, दिस इज नॉट द टाइम। और अब लीडरशिप को चाहिए, मेरे किसी और भाई ने अभी बात की थी, लीडरशिप को चाहिए कि ऐसे जो साइकोफेंट्स हैं इनके मुंह बंद कराएं, क्योंकि वैसे ही आपका नेशनल टेम्परेचर बढ़ गया है और इनके भौंकने से आप देखें कि आपके सोसाइटी के अंदर फ्रैक्चर्स बन गए, आपके सोसाइटी के अंदर डिविजन्स हो गई हैं। हम पाकिस्तान की यूनिटी की बात करते हैं, ये हर चीज का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करते हैं, सिंपली टू अपीज द लीडरशिप। दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट, दिस इज द टाइम फॉर यूनिटी। यूनिटी नजर आ कहीं नहीं रही। आप अगर कहीं आती है तो एक इधर से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता है, उसका रिएक्शन आता है, एंड देन बैक टू स्क्वायर वन, एंड दिस इज ऑल वी आर डिस्कसिंग। आर वी डिस्कसिंग कि हाउ $100 million of debt we have accumulated, इसको किस तरह आपने खत्म करना है? Is anybody talking about it? Is anybody talking about economic reforms? No. Is anybody talking about petrol? आपके जो बेसिक कमोडिटीज है उनकी, नो वन इज टॉकिंग। हर बंदा ये कह रहा है मैं पावर में किस तरह हूं, और जो पावर में आता है उसके खिलाफ आता है वो गलत है, उसके हक में आता है वो अच्छा है। ये आपने खिचड़ी बना दी है पाकिस्तान की, बड़ा गर्क करके रख दिया है, और फिर जब कोई नहीं मिलता फिर फौज पे चढ़ाई कर देते हो। और यार कहीं ना कहीं तो ठहर जाओ, कहीं ना कहीं तो यूनिटी अपनी दिखाओ। आई एम अफ्रेड टू से वी आर गोइंग डाउनहिल विद दीज एब्सोल्युटली ऑस्ट्रेसाइजिंग एंड डिमीनिंग, ये जो हम इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं हर चीज की, जजेस का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और ये जो दो जजेस जिन्होंने रिजाइन कर दिया, there has to be something deeper than that. There has to be something deeper than that, and that needs to be well investigated. I don't think the judges will speak about it, but
कॉमन सेंस टेल्स अस कि एक सिटिंग जज जिसने आगे चीफ जस्टिस भी बनना है और वो रिजाइन कर जाए, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? ये ऐसी क्या आप कह लो कि उसका प्रेशर आ गया है या उसका अपना अंदर उसका सोल जाग गई है, कॉन्शियस जाग गया है कि दे आर लीविंग देयर सर्विसेज। ये बहुत डेंजरस एक टाइम है और इसको आप तो हम बैठ के पाकिस्तान में तो हर चीज को एनालाइज कर लेंगे, बट व्हाट इज द इंप्रेशन ऑफ योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स? और जो इन्वेस्टर है जब आप उसको ये दे रहे हैं कि आपकी जुडिशरी भी एक टर्मोइल में, आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल कम टू पाकिस्तान लाइक दिस। आई डोंट थिंक टेबल होंगे and we need to be thinking seriously about it. ये thinking कौन करेगा? हाँ, इलेक्शंस को आगे बढ़ा देना हमारे लिए बड़ा कैजुअल है और मामलात को ख़राब करना और फिर एक मैसेज बार बार एक रेड फ्लैग का देना, ये बड़ा परेशान कर। मुजम्मिल भाई भी जब हम बात करें तो IMF ने हमारी 70 करोड़ डॉलर की जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत किस्त है उसकी मंजूरी दे दी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, तो हम वहीं हैं, पैसे लेकर पैसे उतार रहे हैं और ख़र्चे चला रहे हैं और ख़र्चे बढ़ा रहे हैं। हम यकीनी तौर पर मुश्किल में तो हैं, परेशानी में तो हैं, लेकिन ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट्स, ये बोरोइंग, ये हम कभी सोच सकते हैं कि इससे हमारी जान छूटेगी? मतलब अब ये ताज़ा खबर आई, मान लो चले इससे फिर डिबेट को आगे लेके चलते हैं। किसी पार्टी के पास है विजन? वैसे दावे तो सारे ही करते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मुबारकबाद दे दूं कि चलें ये जो अभी तलवार लटकी हुई थी ये 70 करोड़ डॉलर आ जाएंगे, $700 मिलियन। इस प्रोग्राम की 3 किस्तें थी, एक पहली किस्त जुलाई में मिल गई, दूसरी अब तीसरी इलेक्शंस के बाद मिलनी है। तो लेट्स होप के इलेक्शंस हो जाएं और उसके बाद जो है कामयाबी से वो किस्त भी मिल जाए। लेकिन असल प्रोग्राम जो शुरू होगा वो जो नई गवर्नमेंट आएगी उसका होगा। और ये प्रोग्राम जो मैं समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, जो मेरी कैलकुलेशन है एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के तारीख का सबसे सख्त तरीन प्रोग्राम होगा, क्योंकि अब की दफा जो पाकिस्तान का डेट है वो अनसस्टेनेबल हो गया है। पाकिस्तान अभी जैसे आप ही ने बात की, आपकी सवाल में जवाब था कि इधर से पैसे ले रहे हैं उधर से वापस उन्हीं को कर देते हैं, कर्ज उतार देते हैं। अब सूरत हाल ये आ गई है कि जितना कर्ज ले रहे हैं वो सिर्फ सूद भी पूरा नहीं कर पा रहा और फिर उसके बाद असल की बात अलग है और जो खसारा मुल्क का है वो अलग है। तो वो जो डेट सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है और जिसकी भी हुकूमत आएगी, चाहे कौमी हुकूमत बनती है, चाहे किसी पार्टी की 2/3 से बनती है या सिंपल मेजॉरिटी से बनती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना पहाड़ नुमा इम्तिहान है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने देखी है इंटरनली, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देख रहा हूँ, PMLN को भी देख रहा हूँ, PTI को भी देख रहा हूँ, इंटरनली किसी के पास पूरी एक्सपर्टीज किसी के पास नहीं है टू गेट थ्रू जो अभी हमारा इनकमिंग अपकमिंग जो है, जो आने वाले दिनों में क्राइसिस है। इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स भी बोलना जो है ना मुज़म्मिल साहब चलें इस बात को हम आगे लेके चलते हैं। आपने इसमें ये बड़ी अच्छी बात की कि बी इट पीपल्स पार्टी, नून लीग और ख़ुद तहरीक इंसाफ, किसी के पास भी इस महाज पे लड़ाई के लिए जो आप कह लें तैयारी है या वो वेल इक्विप्ड नहीं है। तो ये जमील अहमद ख़ान साहब, सूद, असल और कर्ज़, ये हमारे मसाइल होने चाहिए, बजाय इसके कि 36 घंटों के 2 इस्तीफ़े, अच्छा इसने इस्तीफ़ा उस वजह से दिया, इसका इस्तीफ़ा क्योंकि इसने हमारे साथ गलत किया, ये हो गया। हम कहाँ उलझे हुए? हमारी तो असल मसाइल से तवज्जो हटा दी गई है। जी हाँ, लेकिन ये कोई आज की बात तो नहीं है। हाँ। पिछले गुज़श्ता कई दहाइयों से देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज, इनके लिए इकोनॉमी तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी रही है। और अभी भी आपने सुन लिया मुजम्मिल साहब को कि किसी के पास कोई ऐसा जामे प्लान नहीं है जो कि वी कैन कॉल एज एन आउट ऑफ बॉक्स solution. These are the difficult circumstances and we have to really take a difficult decisions and out of the box decision. No one is prepared. और जो इन्होंने अभी बात की, दो चीजें मैं जोड़ में 1-2 चीजें और ऐड कर दूं कि हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी इकोनॉमी मखदूश इस वक्त चली आ रही है और इसमें जो हमारे लॉसेज से अपने सरकारी इदारों से, और मुजम्मिल साहब को ज्यादा रोशनी शायद डालेंगे कि 1.4 ट्रिलियन रुपीस के तो सिर्फ हमने लॉसेस ही हैं, जिसमें 600 बिलियन तो सिर्फ PIA का ही है, NH 422 बिलियन, 422 बिलियन
कर चुकी है। मैं अगर नाम गिनवाना शुरू करूं तो इतने सारे इदारों के नाम गिनवा सकता हूं। आपके टैक्स टू जीडीपी रेशो, पीटीआई ने भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन अब तक उस कोशिश में वो नहीं कामयाब रहे। कोई दूसरी पार्टी कामयाब नहीं। टैक्स टू जीडीपी रेशो देख लिया, हमारा 10% से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हम इस पूरे खित्ते के सबसे पीछे मुल्क पड़े में। हमारा पासपोर्ट इस वक्त जो है दुनिया के बॉटम तरीन में। कल की आप इसमें वो आया हुआ है, पोलराइजेशन अपनी हदों को छू चुकी है। अब तो इदारों में पोलराइजेशन शुरू होने में तो थी सो मेनी क्रैक्स, और इन सो मेनी क्रैक्स में जहां एजुकेशन हमारी जो है लिटरेसी सिर्फ 40% हो, जहां हमारे पास 20 मिलियन के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हों, अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा बेतहाशा इसलिए कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। 40% हमारी पॉपुलेशन 30 ईयर्स, और हर साल को 1 मिलियन से ज्यादा हमारे यूथ बेरोजगार जा रहे हैं जो है पहले से। तो ये मैं आपको क्या नक्शा इसमें खींचूं, मैं नहीं चाहता कि आपके नाज़रीन को मैं इस कंसर्निंग पॉइंट है ना, वो ये है ऐसी कि खुद मुज़म्मिल साहब से, क्योंकि हमारा पहला तारुफ एक माशी माहिर का है, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि खुद जिस जमात की निशानदेही करें वो भी, नून भी, पीपल्स पार्टी भी, कोई भी इक्विप्ड नहीं है, तो ये बड़ा कंसर्न है मेरा एज अ पाकिस्तानी कि फिर हम आइंदा आने वाली मुश्किलात का हल ढूंढें तो ढूंढें कहाँ, कौन है हमारा मसीहा, कौन मसाइल का हल तलाश करेगा। एक ब्रेक के बाद इस मामले को आगे लेके चलते हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक। मीर साहब, यकीनी तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी उसको ज़रा हम कंक्लूड करते हैं, फिर जो तहरीक इंसाफ के मसाइल और मुश्किलात हैं उनकी तरफ भी आते हैं। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट और फिर अगली हुकूमत आने के बाद जो एक मुश्किल है, जो एज इकनॉमिक एक्सपर्ट मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात होंगे और मुश्किल तरीन एक आपको IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी के पास प्लान भी नहीं है, किसी की तैयारी भी नहीं है, कोई इक्विप भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो सारे मंशूर हैं, नारे हैं, दावे हैं, वादे हैं, उसमें कहीं आपको मतलब कोई रियलिस्टिक अप्रोच नज़र आ रही है, या वो सिर्फ एक बबल में हमें रखने की कोशिश की जा रही है और इंतखाबात के बाद अचानक से पता चलेगा जी वो पिछली हुकूमत ये करके गई थी इसलिए हमारे बस में नहीं है। सॉरी, बबल तो फट गया है। अब बेसिकली ने बात की है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इसके आप मुझे बता दें किसी पार्टी के अंदर कोई आपको इकोनॉमिक यू टर्न दे दे, इकोनॉमिक रिहैब आपको दे दे, देयर इज नोबडी देयर। और अगर अभी जो हुकूमत आती है, जो भी आएगी, आई डोंट फोरसी दिस गवर्नमेंट रनिंग फॉर मोर देन मे बी 2 months, क्योंकि आप लोग जो इतने अब चला रहे हैं, ये तो रोडों पे आ जाएंगे। आप इनके मुंह कैसे बंद करेंगे? आप ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं, उस वक्त हल्का सा नॉक होता था, आज से 1 साल पहले, अब जोर जोर का नॉक होता है, गिव अस फूड, गिव अस मनी। आप क्या करेंगे आगे? व्हाट विल यू डू? लोग तो मर रहे हैं, तो आप उनको गोली मार के मर जाएंगे। क्या होगा आपका? आपने इकोनॉमिक, आप जो रिफॉर्म्स लेके आते हैं, क्या आप में इतने गट्स हैं आपके मुनाफकत से आप बाहर आ जाएं? यूएई किस पे चल रहा है? यूएई sells everything in that country and makes money out of it. We sell everything in the country, but वो कहता है black marketeer makes money out of it. Why? Embassies sell alcohol to your people and they make money, they make all the expenditures out to selling this, और हम bootlegger को पकड़ते हैं। यार कोई मुनाफकत के अंदर देखो भाई, get real. Look at Saudi Arabia कि कंजर्वेटिव सोसाइटी से मॉडर्नाइजेशन के अंदर आ गई है। आप यूएई को देख लो, डेवलप कहां से कहां हो गई है। रेत क्या, वो खजूर और मछली खाने वाले लोग कहां बैठ गए यहाँ जाके, और हम जिनके एग्जांपल्स देते हैं, हायर देन द हायर, लोअर देन द लोअर एंड ऑल दिस, फ्ला, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर ओन सेल्स। सो सबसे पहले मुनाफकत से बाहर आओ। आप जो लोकल ट्रेडर है उसको टैक्स लगाओ। क्या वो, आप जब मार्केट्स में जाती हो, क्या वो पैसा एफबीआर को भेजता है? दैट इज ऑल मार्केट हियर। आप एक पैसा एफबीआर को नहीं जाता है, वो ब्लैक मनी अभी भी चल रही है। सो बेसिकली आप एक तबके को टैक्स लगा रहे हो, वो लगा के वो भाग जाता है। आप इतना पुश करते हो, पुश कम्स टू क्रंच, दैट ही सेज आई कैन नॉट डू एनी मोर। लुक एट फैसलाबाद, आपकी कितनी इंडस्ट्रीज ऑफ हो गई हुई है। आपके कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख आदमी जो है ना ऑफ रोड हो गया हुआ है। व्हाई? बिकॉज द इंडस्ट्री कैन नॉट वर्क, इट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। आपने इतने टैक्सेस लगा के छोड़ दिए। आप ऑल अराउंड टैक्स बेस को बढ़ाओ। जब तक ये नहीं बढ़ाओगे, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड।
you want to be a social welfare state, फिर everybody has got to come under the same banner. नहीं, आपने फाइन्स क्यों नहीं बढ़ाए? इतने हैवी फाइन्स आपने लगाने चाहिए कि जिसके पास 3-3 करोड़ की गाड़ी है वो वायलेशन करके चला जाता है, फाइन क्या है? 250-500 रुपया, 700, 750 रुपया? नो, यू गॉट टू गेट देम ऑनलाइन। यूके के अंदर क्या है? ये यूके इस वक्त फाइन्स और टैक्सेस के साथ चल रहा है और सब बंदे दे रहे हैं। ये सर्वाइव भी कर गया कोविड, इसने सब्सिडी भी दे दी बिजनेस वालों को। हमने क्या दिया? हमने बिल्कुल सर्वाइव किया उसके अंदर, गिव क्रेडिट टू वेयर इट्स ड्यू। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म का क्या सोल्यूशन है? लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन यही है हमारे पास कि जो आएगा उसको गिराएंगे, हम आएंगे, हम कहेंगे हम ये लेके आएंगे जो अभी आपने सवाल किया भी नहीं देंगे। ये लॉलीपॉप्स हैं जस्ट टू गेट इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर फॉर अ फ्यू पीपल। अगर करना होता तो ये जितने भी थे ये 70 साल क्या किया इन्होंने? मुझे बता दे, क्या किया इन्होंने? ऐसी क्या चीज के? बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम किया, वेरी गुड, रोडें बनाई, मोटरवे बनाई, एक्सीलेंट, बट व्हाट अबाउट द पुअर मैन? व्हाट हैव यू थॉट अबाउट देम? आपका लॉन्ग टर्म है कोई? आपका जो स्किल्ड लेबर, जो थोड़ी बहुत स्किल्ड लेबर है, इंटेलिजेंस के साथ वो चली जाती है मिडिल ईस्ट या बाकी मुल्कों के अंदर। क्या आपने पॉलिटेक्निक्स यहाँ बनाए हैं कि स्किल्ड लेबर को कर दो कि जो आपका मजदूर फिर रहा है इसको एक स्किल बनाओ, इसको बाहर भेजो ताकि शायद आपको फॉरेन रेमिटेंस वहां से आ जाए। हमारी वो थिंकिंग नहीं है, हमारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, हाउ टू गेट इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दैट्स और इट। बस यही नुक्ता नज़र है। मुजम्मिल भाई, इससे पहले कि मैं वो बल्ले के निशान वाले मामलात को डिस्कस करूं, क्योंकि डेफिनेटली आप पैनल पे हैं और फिर हम इकॉनमी को थोड़ा टाइम ना दें तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ये सारी मुश्किलें, कंसर्न आपने रेस किया, बहुत मुश्किल प्रोग्राम की तरफ हमें जाना भी पड़ेगा सारा कुछ, लेकिन क्या मेरे ज़ख्मों का मरहम SIFC नहीं है? क्योंकि मुझे ये कहा गया कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत ये सारे मामला ठीक होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन फिर मैं तो इकॉनमी का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एक लेमैन हूँ। मुझे ये पता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हम कहाँ हैं, उसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कहाँ चली जाती है, मार्केट से हम कम्पीट नहीं कर सकते, कंपेटिटिव मार्केट में हम बहुत पीछे हैं। फिर दूसरा, उसकी क्वालिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी के भी मसाइल हैं। तो इतने सारे मसाइल के होते हुए SIFC का जो ख्वाब है ये भी मैं ना देखूँ, या इसमें आपको लगता है कि कुछ शायद गुंजाइश है यहाँ से हम टेक ऑफ कर सकेंगे? देखिए, SIFC एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कि अब टाइम गुजर चुका हुआ है, ठीक है ना, और वी डोंट हैव टाइम। और वो जो अक्सर खान साहब एक बात करते थे कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन की गोली से नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो SIFC की कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं और उसमें जो है वो टाइम ड्यूरेशन को कम कर रही है, मेकिंग फास्ट हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव एनी एसेट, हमारे पास कोई एसेट नहीं है कि जिसको हम मोनेटाइज करके अपने आगे की फ्यूचर की लायबिलिटी या कर्ज या खर्चों को, ठीक है ना। आप PIA बेचने जा रहे हैं, वो लॉस मेकिंग एंटिटी है। आप कहते हैं कि मैंने रिकोडिक बेचना है, रिकोडिक को अगर आज ऑपरेशन शुरू करें उस पर तो 2029 में पहला किलो निकलेगा, 2029 में। अभी आपने कहा एग्रीकल्चर और रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कोई थोड़ी आ जाएगा यार, उसके लिए यू नीड टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और सारा कुछ करना पड़ेगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तब जाके वो होगा। तो पॉइंट ये है कि जैसे मैंने, आपने थोड़ा मुझे मिस इंटरप्रेट किया, मैंने ये कहा था कि सिंगल पार्टी अब जो है ना, हम सारों को, सारी पार्टीज को मिलके एक इकोनॉमिक कंसेंसस और आगे जाके जो हमें एक बुलेट बाइट करनी है उस पर कोई सियासत ना करे। अभी मैं बिलावल भुट्टो की आजकल तकरीरें सुन रहा हूँ, वो फिर वही बात है, 300 यूनिट फ्री बेचूंगा मैं, दूंगा, 2000 अरब रुपए है, 200 अरब रुपए देने के लिए नहीं है। फिर वो बाद में कहते हैं ख्वाब भी ना देखो। भाई आप ये ख्वाब देखें ना कि 300 यूनिट की 3000 यूनिट लोगों की इतनी आमदनी हो कि वो खरीद सके, ठीक है ना, 300 यूनिट की क्या अहमियत है। आप ये देखें, क्यों कौम को बेकारी की तरफ, भीख की तरफ, लेथार्जिक कि घर सो जाओ तुम्हें बिजली सस्ती दे देंगे, खाना दे देंगे, राशन दे देंगे, ऐसी हम कब उस सोच से बाहर निकलेंगे। तो अब हमें जो है, जो भी है, एक इकोनॉमिक कंसेंसस की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे हमने बात की SIFC है, वही एक अम्ब्रेला के नीचे सारों को इकट्ठा कर ले इकोनॉमी पे, बाकी चीजें जो है पॉलिटिक्स करते रहे भाई, जिस तरीके से करनी है आपने। तो ये मेरा कहने का मकसद था, हमारी टीम से बेस्ट लोग उठाएं, बेस्ट ब्रेन पिक करें, टीम से पिक करें, PPP से करें, SIFC से करें, बाहर से करें, एक बेस्ट जिसे कहते हैं ना कि 10-12 लोगों 15 लोगों की एक टीम बनाई जाए
और वो जो है तमाम रिफॉर्म्स की बात करे और गवर्नमेंट आए वो और SIFC सब मिलकर सपोर्ट करें उसको। ये ना हो कि एक दूसरे की लेग पुल करें और कुछ होना। जैसे आज ये जजेस की बात हो रही है, कितनी अच्छी पीजेपी के सामने बात की है कि देखें कि मतलब एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, एक इंस्टीट्यूशन का मसला है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज हम एहतसाब लेंगे। एहतसाब आपने लेना है, मुजाहिर नकवी साहब पे आपने कहा कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली इतने करोड़ की, नहीं इतने करोड़ की। शहबाज शरीफ ने कराची में पेपर जमा कराए हैं 14 के नजमीन 5 तो देना हिसाब वो भी फिर। तो हम ये इस चक्रों में लगे रहेंगे और मुल्क का हम बेड़ा गर्क कर देंगे। 8,000 रुपए नवाज शरीफ साहब का 3 साल का टैक्स है, टोटल 8,000 रुपए। तो इस तरह अगर आप करना शुरू हो जाए तो फिर तो हो गया काम। हाँ नहीं, वो तो फिर प्रॉब्लम ये है आपकी कि बारी हम आएगी तो आप अपने उनका issues से गिरबान नजरें पकड़ेंगे, हटा उनकी रहे बारी आएगी वो आपका गिरबान पकड़ेंगे। एक विशेष साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। खैर अब जरा तो कब तक करना है ये तो बता देना, कब तक करना है? हासिल क्या, क़यामत अब तक आएगी करने फिर से और क्या? हासिल क्या हुआ? अब तक करने से हासिल क्या मुझे हुआ? और नहीं अगर समझ हम आ सीख, रहा, हम सबक ही नहीं सीख रहे। हाँ सबक नहीं सीख रहे। खैर इसको, इससे एक पहले दूसरे कि का टाइम पेट खत्म हो फाड़ते जाए, कल रहे। एक तीन, जमील साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यही मैं कह रहा था, एक दूसरे का पेट फाड़ते रहे हैं, पेट फाड़ के पैसे सड़कों पे निकालते रहे हैं, घसीटते रहे वगैरह 2-2 वगैरह। सौरभ लेके आते रहे हैं, बस यही होता रहा है। जमील साहब अब आपसे शुरू करते हैं। बल्ले के निशान को लेकर इतना वावेला और इतना मसला क्यों है? एक सियासी जमात है, उसके पास उसके कुछ चैलेंजेस आए, उसके उन चैलेंजेस से वो लड़ते लड़ते उसने कुछ भी फॉर द फेस ऑफ इट एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के मामलात को कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कर लिया था। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में एक और नया, आप कह लीजिए कि हंगामा और तूफान है कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी हमारा फैसला दुरुस्त और वगैरह वगैरह बल्ले का। अब एक सियासी जमात के लिए थोड़ी सी वो कुछ एक दो दिन पहले को बात कर रहा था कि फराख दिली का मुजाहरा करते हुए एक निशान का मामला सेटल नहीं हो सकता। आप नहीं समझते हो जाना चाहिए इलेक्शन का एक चेहरा मुखड़ा बनाने के लिए? हाँ, लेकिन देखिए बात ये कि इलेक्शन देखिए सुप्रीम अपील का उनका हक है, अपील करने के लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, उसमें उनके एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि पिछले जो जिस तरीके से हालात सामने आते रहे हैं, महसूस होता है कि कुछ न कुछ एंगल हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन को जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है वो भी कोई इतना मस्बत परसेप्शन डेवलप नहीं हो रहा है। इनफैक्ट द परसेप्शन, द काइंड ऑफ परसेप्शन व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड for the election commission is really not very promising. But at the same time हमें कोई दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए इस खत्ते में। बाकी भी इंडिया जैसे मुल्क में इलेक्शन कमीशन को 2004 में उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी हुई है कि उनके लिए जो है बहुत कंसर्न है सोसाइटी को कि इंडिपेंडेंस और इलेक्शन कमीशन और उसकी एबिलिटी और फंक्शन की इफेक्टिवनेस को देखते हुए तो इस किस्म की ऑब्जर्वेशन कोर्ट्स दे रही है। लेकिन आते हैं बल्ले के निशान पर, तो बल्ले का निशान तो देखें, जब उनको हाई कोर्ट से मिल गई, रिलीफ मिल गई है जो कि ठंडी हवा का झोंका है, तो अब वो गए हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सर पे लकीर वाले मामले को, तो वो कल इसकी जब हियरिंग शुरू होगी तो महसूस हो जाएगा, दोनों साइड को सुनने के बाद जल्द अज जल्द मैं समझता हूँ फैसला आ जाएगा। लेकिन बहरहाल हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जबकि पेशावर कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट इशू करें और इसको अपने वेबसाइट पे लगाएं, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो बात मान जो है जजमेंट की कदर करती, क्योंकि अगर अपने ही इदारे जजमेंट की कदर नहीं करेंगे और जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर कौन से दुनिया से ताकत आके इसको इम्प्लीमेंट कराएगी। तो उनको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही थी, और जिसकी वजह से पीटीआई को फिर जाना पड़ा कंटेम्प्ट के नोटिस में। आ जाए इसमें बल्ले के निशान पे देखें, बल्ले का निशान नहीं होता तो जितनी रिजर्व सीटें थी वो भी चली जाती। और इस मुल्क में मैंने आपको सेगमेंट में the kind of standard of education and the ratio of education which we have, 40% of the people are illiterate. So unless you have the symbol of the election, it would be very hard for any party कि वो उस चीज को अपने वोटर सपोर्टर को साथ लेके चले। सबसे बड़ी बात तो ये रिजर्व, तो ये एक जमहूरियत को पनपने के लिए ठीक है, ये हक है पॉलिटिकल पार्टी का। और जबकि जुडिशरी ने हमारे और एक एपेक्स हाई कोर्ट ने हमारे इस पे फैसला दे दिया है, कल इसका फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, अंदाजा हो जाएगा उसके बाद कोई हर्डल्स, क्योंकि पहली इलेक्शन कमीशन कह चुकी है कि आर्मी डिप्लॉयड की जाए, और आर्मी ने कहा है कि हमारे पास इतनी नफरी नहीं, इतनी ज्यादा टेररिज्म है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की हालात हमारे खराब हैं, तो उसमें आर्मी जो है पोलिंग स्टेशन पे डिप्लॉय नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने उसके लिख के भी दिया सुप्रीम कोर्ट
में इसी तरह कल देखें क्या क्या उधर पेश किए जाते हैं। यकीनी तौर पर है तो इम्पोर्टेंट दिन, लेकिन 47 मिलियन ये उन्होंने मांगे थे। जिस तरह से पेशावर हाईकोर्ट ने मीर साहब फैसला दे दिया बल्ले के निशान के हक में, अपील उनका राइट इलेक्शन कमीशन का, वो जा रहे हैं, सिस्टम में इतनी गुंजाइश है, जिस फराख दिली का सवाल मैं जमील अहमद खान साहब से कर रहा था, इतनी गुंजाइश है फराख दिली की कि बल्ले के निशान पे एक जमात अपना इलेक्शन लड़ ले और फिर वो आज़ादाना है या नहीं है, शफाफ है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बल्ले के निशान के देने तक की गुंजाइश है सिस्टम के पास, फराख दिली है, या वो भी ख़त्म हो गई? देखिए जी, आपके पास एक कोर्ट का तो एक डिसीजन आ गया है, लेकिन आपको क्रेडिट देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. यू हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट दैट ही हैज अचीव्ड द बेस्ट disgraced award of all times of the Election Commission of Pakistan. जितना टेंटेड पेंटेड ये चेयरमैन हुआ है, आई डोंट थिंक अगर इनमें कोई गट्स हो या मोरालिटी हो, ही शुड रिजाइन इमीडिएटली. ये टिके हुए हैं, चिड़े हुए हैं, और एक अब आप देखें कि सुप्रीम उसके जो पेशावर बेंच है उसके खिलाफ अब ये ही इज गोइंग टू अपील फॉर दैट. ये क्या बात है? आई मीन ये सारे कहते हैं हाँ जी ये इलेक्शन कमीशन है, बिल्कुल ठीक है इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इज द इलेक्शन कमीशन वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? इन्होंने तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया हुआ है, रगड़ दिया हुआ है. आप किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं आप? द क्वेश्चन इज कि ये बहुत बदनाम हो गए, जो मर्जी आप कह लें, ये बदनाम है और बदनाम रहेंगे. आज नहीं, हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री इनको बदनाम देखेगी कि जिस तरह इन्होंने हर पार्टी को तंग किया है. ये नहीं कि एक पार्टी पीटीआई को तो चलो उन्होंने रगड़ ही दिया, लेकिन बाकियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा. सो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, आई थिंक दिस इज अ डिसग्रेस टू द इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान. और जो भी इलेक्शंस होंगे, आई विल स्टिल टेल यू देयर विल बी फार्सिकल इलेक्शंस. ये लोग निकलेंगे रोड के ऊपर और ये शोर मचाएंगे, अनलेस ऑफ कोर्स जनरल आसिम कम्स इन एंड takes over, because the country, just in the words of General Jha, the country cannot go to the dogs. Simple as that. हमने इस मुल्क को बचाना है, मिल के बचाना है और डेमोक्रेटिकली बचाना है. लेकिन इफ यू डोंट वांट टू वर्क ऑन द डेमोक्रेटिक लाइंस, तो फिर आई एम सॉरी, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता. फौज आती है, सब नारे लगाते हैं जमहूरियत लेके आओ. जमहूरियत आती है, सब नारे लगाते हैं फौज को लेके आओ. यार ये चाहते क्या है मुझे बताएं? ना तीतर है ना बटेर हैं. दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद एनीथिंग व्हाटएवर इज इन देयर प्लेट. और जो काम करते हैं, इट इज ओनली टू सेव द इलेक्टोरेट. याद रखें, ये फाइन्स की जो मैंने पहले बात की है और इधर उधर के टैक्सेशन हेवी की जो बात की, ये नहीं लगाते क्योंकि आपका टैक्स आपका जो वोट बैंक है वो मारा जाता है इसके अंदर. सो बेसिकली दे विल नॉट डेयर टू टेक दैट स्टेप. इसको अगर आप ओवरकम कर लो, 10 वोट ईमानदारी के आएंगे ना, यू आर अ बिग मैन. 40 वोट्स अगर बेईमानी के आएंगे एंड थ्रू आपके लोग विलिफिकेशन और मैनिपुलेशन के थ्रू लेके आओगे, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट अ लीडर एट ऑल. आप मुल्क इस तरह नहीं चलाते. याद रखें, मुल्क चलता है ईमानदारी के साथ. अगर हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप एग्जांपल्स मत दें हमें. आप हमें ये प्रॉफिट्स के एग्जांपल्स मत दें, अल्लाह के एग्जांपल्स मत दें, कुरान के एग्जांपल्स मत दें, क्योंकि जब आप इन बातों पे चलने वाले नहीं हैं, तो फिर मुझे बताएं आप किसको झूठ बोल रहे हैं, अवाम के साथ और अल्लाह ताला के साथ. तो आई एम सॉरी टू से हम मुनाफिक हैं. अब मुनाफिकत को छोड़ दो. अभी भी टाइम है डैमेज कंट्रोल करने का, अभी भी टाइम है रिकवरी का, लेकिन एक तरीके के साथ आप मुहिब्बुल वतन बनो और थोड़ी सैक्रिफाइस करो, ताकि किस्म हो जाएगा. अच्छा, इसमें मुज़म्मिल साहब एक चीज़ है, एक अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ कर लें कि 2018 में डेफिनेटली एक और पार्टी जो है वो मुश्किल में थी, उसके लिए चैलेंजेस थे, लेकिन ना वो इतनी ज़ोर से अपनी आवाज़ जो है वो उठा पा रही थी, ना वो मुतल्लिका फोरम्स तक उस तरह जा पा रही थी, और आपका दौरा था 2023 में 24 में. ये आपके लिए एक फ़र्क है कि इवन हम भी यहाँ बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं. आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी चले गए, पेशावर हाई कोर्ट से आपके हक में फ़ैसला भी आ गया, आपके कागजात नामजदगी जो आरोज़ ने मुस्तरद किए वो हाई कोर्ट ने, अपैलेट ट्राइब्यूनल्स ने रिवर्स कर दिए मामला. तो आपके लिए मतलब इसको मैं आपका लक कहूँ या क्या, मतलब बड़े लकी साबित हुए आप? 2018 में जो जमात पिसी हुई थी उससे तो काफ़ी मुख्तलिफ और काफ़ी बेहतर चल रहे हैं आप, पिसे होने के बावजूद. मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा 2018 का आपका मेमोरी थोड़े सा जैसे लॉस हो चुका है. नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन से 15 दिन पहले जेल में गए थे, उससे पहले वो बाहर थे. शहबाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान में जलसे करते रहे थे, और इलेक्शन से पहले उनका कोई मेन स्ट्रीम लीडर जो है वो जेल में नहीं था. ना इसाक डार थे जेल में, वो तो मुल्क से चले गए थे, ठीक है ना.
ना खाकान अब्बासी जेल में थे, ना मिफ्ता इस्माइल जेल में थे, ना साद रफीक जेल में थे, ना ख्वाजा आसिफ। इन सब ने अपना इलेक्शन लड़ा, उसके बाद बाय इलेक्शन में भी साद रफीक लड़के खड़े होकर जीत गए। अगर ये बातें होती तो ये होता। और दूसरी बात ये कि आपने जिस तरह बोला कि बड़े लकी हैं, आपको तो जो है ट्रिब्यूनल ने रिलीफ दे दिया। आप तो वो वाली बात कर रहे हैं, 1000 कट लगा के कह रहे हैं कि जी अस्पताल लेके थे, डॉक्टर ने आपको पट्टी कर दी। तो मतलब ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। लेकिन मुजम्मिल भाई, सबसे ज्यादा कागजात भी इस घुटन के माहौल में सबसे ज्यादा कागजात भी आप लोगों ने जमा करवाए, हौसला अफजाई है। तो वो मजबूरी से कराए ना सर। वो कागजात किस तरह जमा कराए, लोगों ने आपके दरिया पार किए, आपने देखा नहीं है? ऐसे तो हुआ था 2018 में कागजात जमा कराने में, कोई एक बता दे इंस्टेंस, किसी से इस तरह कागज छीने थे, किसी से इस तरह उनके प्रपोजल सेकेंडर्स उठाए थे? आप मुझे एक एग्जांपल तो कोट करते हैं। आप देखें 2018 से बहुत, मैं समझता हूँ जो भी कंपेयर करता है वो बड़ा अनजस्टिफाइड करता है। और दूसरी बात ये कि जी बैट का इशू है ना, अब फॉर एग्जांपल जो पीजे मीर साहब ने भी बोला कि जो है ना हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन अवार्ड लेके जाएंगे ये करंट ईसी कमिश्नर। मुझे एक बात बताएं, फर्ज करेंगे कल ये बैट का इशू रिजॉल्व नहीं होता और आप 8 फरवरी को इस इशू के बगैर इलेक्शन में जाते हैं, तो आपका आगे प्रोग्रेशन कैसे होगा? हम जो अभी इससे पिछली बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक डेडलॉक में फंस चुका है। पॉलिटिकल डेडलॉक तो बहुत मतलब छोड़ ही देना, और अब जुडिशरी डेडलॉक भी आ गया हुआ है। तो हम चाह क्या रहे हैं? मतलब आप क्या समझते हैं कि मतलब इस तरह होके इलेक्शन होके पाकिस्तान में बाहरें आ जाएंगी? कितने अभी बांग्लादेश के इलेक्शंस आपके सामने हैं, ईयू ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, यूएस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम जो है बड़ा, जिसे कहते हैं वो कर जाएगा, कंपाउंड कर जाएगा। तो आई डोंट नो, अगर ये समझ रहे हैं सारे कि जी हमारे पास XPTI सॉल्यूशंस हैं तो दे शुड ब्रिंग इट बाय नाउ। अभी तक नहीं सके 18 महीने में, ठीक है ना? तो अगर नहीं ला सके तो लेट्स वर्क टुगेदर, और इसमें हार्म क्या है? और अगर आपको हार्म लगता है तो फिर गुड लक। नहीं, दोस्ती के लिए पहला हाथ आप भी बढ़ा दें, थोड़ी पुरानी बातों से किनारा कशी करके। कैसे बढ़ा दें? इलेक्शन से नॉमिनेशन विड्रॉ करके बढ़ा दें, या इलेक्शन में ना जाए बढ़ा दें, या बैट को कहते हैं सरेंडर कर दिए, ये वाली दोस्ती है? तो आप चाह रहे तो ये तो नहीं हो सकती ना दोस्ती सर। नहीं, वो कहते हैं कि आपके जो बानी के मामलात हैं उनसे लाताल्लुकी करते हुए थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन चेंज करें, थोड़ा सा वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्या? कोई वर्किंग रिलेशन नहीं बन सकता? सर देखें, बात ये है कि इलेक्शन हो जाए, बात सारे जो जीते वो बड़े दिल से सबको इकट्ठा कर ले। क्या अगर ये जीतते हैं, ये बड़ा दिल करें और कहेंगे जी लेट्स डू इट, लेट्स वर्क टुगेदर। अगर कोई नहीं करता तो सारे मिलके फिर एक नेशनल गवर्नमेंट बना ले, कुछ पाकिस्तान के लिए 1 साल काम कर ले। चलें, पाकिस्तान के लिए फिर करते रहे। जमील अहमद खान साहब, लास्ट मिनट है, मरे को मार रहे हैं सारे, मरे हुए को मारने की चक्कर में इसको कंक्लूड करते हैं। जमील अहमद खान साहब, डू यू थिंक कि ये पॉसिबिलिटी होगी या वही 2018 के बाद वाली सूरत हाल होगी? एक ने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, दूसरे ने कहा जरूरत नहीं है, हम अगेन उसी विशेष साइकिल में फंस जाएंगे? कोई किसी की तरफ हाथ नहीं कोई बढ़ाएगा। सलूशन नहीं निकाला, कोई सलूशन अगर नहीं निकला इन पार्टियों के दरमियान, अगर इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज, तो खैर ये आइडियल सिचुएशन है। मुजम्मिल साहब ने बता दिया कि किस तरह कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फिर ये हमारी नाव को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और कोई और ही संभालेगा। फिर ये जमहूरी लोग नहीं संभाल सकेंगे। फिर पीजे मीर साहब, आपके नजदीक ये कोई हाथ बढ़ाएगा या सारे जो है वो बस एक दूसरे की तरफ ही देखते रह जाएंगे? आखिरी 10 सेकंड है सर। ये बढ़ाना पड़ेगा। ये एक ही तरीका है कि ये मिल के अगर बैठ जाएंगे, इसमें सब पाकिस्तान की बात करेंगे, वरना एक दूसरे को ये चलने नहीं देंगे अकेले। चलें, लेट्स सी कि ये हाथ कौन बढ़ाता है, और शायद कोई बढ़ाने की कोशिश कर भी रहा हो लेकिन दूसरी तरफ से हाथ आगे नहीं आ रहा। फराग दिली, वाहिद रास्ता, एक दूसरे को रास्ता दें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह।